टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। सो लास्ट वीडियो में हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था और अब हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेपाल में मोनार्की आती है और किस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी आती है। ठीक है। सो नेपाल क्या था, एक हिंदू किंगडम था पहले के टाइम में, और उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, यानी कि जो रूलर है वो तो रहे, जो राजा है वो तो रहे, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हो गई थी सारी चीज़ें, यानी कि पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश कर लिया गया था। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो और भी ज़्यादा ओपन हो, लेकिन जो अब किंग ने क्या किया, जो आर्मी है उसकी हेल्प से फुल कंट्रोल रखा गवर्नमेंट के ऊपर और डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करने के लिए मना कर दिया। फिर जो किंग है उसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को तो एक्सेप्ट कर लिया 1990 में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होने लगी। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, क्योंकि 90s के टाइम पर माओइस्ट जो थे नेपाल के, तो उन्होंने अपना प्रभाव, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो डालने में सक्सेसफुल हो गए थे नेपाल के काफ़ी सारे पार्ट्स में। और ये जो माओइस्ट थे वो माओ जेडोंग जो है, जो चाइना में थे, उनकी आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, तो इसीलिए इनको माओइस्ट बोला गया है। एंड दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसरेक्शन। वो सोचते थे कि हमें हथियार जो है उनसे काम चलाना चाहिए अगेंस्ट दी मोनार्क। अब जो मोनार्क है ये चाहते थे कि यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम ना रहे, इस वजह से ये यहाँ पर हथियार से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, आर्म्ड इंसरेक्शन शुरू कर देते हैं अगेंस्ट दी रूलिंग एलाइट, जो कि यहाँ के किंग थे। इससे माओइस्ट गोरिल्लास और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं किंग की, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर तीन चीज़ें थी, एक तो थे यहाँ पर किंग, एक थे यहाँ पर माओइस्ट, और यहाँ पर थे डेमोक्रेट्स। तो ये जो किंग था, ये जो माओइस्ट थे वो भी किंग के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, और डेमोक्रेट्स जो थे वो भी। जो माओइस्ट थे वो किंग के साथ जो आर्म्ड इंसरेक्शन है इन पर ये बिलीव करते थे, तो हथियार वाली लड़ाई कर रहे थे, और किंग ने भी अपनी आर्मी को भेजकर इनसे लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो इससे यहाँ पर क्या बन गया, एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बन गया अगेंस्ट दी अमंग दी मोनार्कियस फोर्सेस, डेमोक्रेट्स एंड माओइस्ट। 2002 में किंग जो है वो पार्लियामेंट को एबोलिश कर देते हैं, गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं, और बहुत थोड़ी सी डेमोक्रेसी नेपाल में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अप्रैल 2006 में यहाँ पर कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होते हैं, जिस वजह से जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनके स्ट्रगल की वजह से उनको जीत मिल जाती है, और किंग जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको रिस्टोर कर लेते हैं, जो अप्रैल 2002 में जिनको डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कि पार्लियामेंट को रिस्टोर कर लेते हैं। और जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी ये लीड की जा रही थी, किसके द्वारा लीड की जा रही थी, एसपीए के द्वारा, यानी कि 7 पार्टी अलायंस के द्वारा, जिसमें माओइस्ट भी आते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी आते हैं। नेपाल का ये जो ट्रांजिशन था डेमोक्रेसी की तरफ, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और नेपाल जो है वो उसमें एक यूनिक मूवमेंट बन गया था हिस्ट्री में, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी फॉर्म किया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा सके। नेपाल में कुछ सेक्शन जो थे वो सोच रहे थे कि नॉमिनल मोनार्की जो है वो तो होनी चाहिए, यानी थोड़ी बहुत मोनार्की तो होनी चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोचते थे, समझते थे कि ये ज़रूरी है ताकि पास्ट के साथ इसका लिंक बना रहे। माओइस्ट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने एग्री कर लिया कि वो आर्म्ड स्ट्रगल जो है उसको सस्पेंड कर देंगे, एंड दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रेडिकल प्रोग्राम्स आए सोशल और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के, लेकिन एसपीए में जितनी भी पार्टीज थी ना उन्होंने एग्री नहीं किया इस प्रोग्राम के साथ। तो माओइस्ट और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे वो इंडियन गवर्नमेंट का जो रोल होगा फ्यूचर ऑफ नेपाल में, उस पर भी थोड़े ज़्यादा सस्पिशियस थे। 2008 में नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है और मोनार्की को एस्टैब्लिश कर देता है। 2015 में ये नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ा नेपाल के बारे में। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि पहले यहाँ पर जो किंग है वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। उसके बाद किंग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन बाद में फिर से रिमूव कर देते हैं। तो इनके अगेंस्ट स्ट्रगल चलता है और यहाँ पर जो माओइस्ट है वो भी इनके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी किंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। और किंग 2002 में क्या कर देता है, अप्रैल 2002 में ये पार्लियामेंट को भी रिमूव कर देता है। लेकिन इनका इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था तो इनको विक्ट्री मिलती है। और अप्रैल 2006 में क्या होता है, अप्रैल 2006 में जो किंग थे उन्होंने वापस से रिस्टोर कर लिया पार्लियामेंट को। और एसपीए जो है उसके द्वारा ये जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी इसको लीड किया जा रहा था। अब ये सारी जो ट्रांजिशन थी डेमोक्रेसी की कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी क्रिएट की गई ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्रिएट किया जा सके। फिर जो माओइस्ट थे उन्होंने जो आर्म्ड फोर्सेस है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। और ये बिलीव करते थे रेडिकल जो पॉलिसीज़ हैं उन पर बिलीव करते थे, रेडिकल प्रोग्राम्स और सोशल और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग पर ये चाहते थे कि ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हों। लेकिन एसपीए की सारी जो पार्टीज थी उन्होंने एग्री नहीं किया था। और बस इतना ही यहाँ पर बताया गया कि माओइस्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का रोल क्या होगा फ्यूचर ऑफ नेपाल में, इसमें भी जानने में सस्पिशियस थे। 2008 में फिर नेपाल जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है और मोनार्की को एबोलिश कर देता है। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेपाल के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। सो ये हमने नेपाल के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।